लेके उसके बाद सीधे वन शॉट पे आ जाएगा। केवल वन शॉट क्लास ली जाएगी, कब तक? दिवाली तक, जब तक दिवाली की छुट्टियां ना हो जाएं, ठीक है ना। प्लीज़ सर मेरा व्हाट्सअप मैसेज करिए ना। प्रिंस सर, मेरा प्रिंस बाबू जो आप व्हाट्सअप करते थे जिस नंबर पे, अभी भी उसी से है, और ना ही उसी में कोई छेड़छाड़ की गई है, किसी प्रकार की कुछ भी नहीं किया गया वैसे। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग सर, मेरा कमेंट पढ़िए। मनीष कुमार जी बताइए क्या दिक्कत है आपकी। क्रैश कोर्स प्रिंस सर बोलेंगे, शिवानी कुमारी जी तब स्टार्ट होगा, जो डेट डिसाइड करेंगे उसी डेट पे। फिलहाल मैं मंडे से अपना वन शॉट पे आ जाऊँगा। चलो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमो नमः, प्रणाम। चलो, थैंक यू बाबू, आपको भी गुड मॉर्निंग, आपका भी दिन शुभ हो। यस आई एम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज लास्ट क्लास है, हाँ आज लास्ट क्लास है, उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव बचा रहेगा, उसके बाद फिर वन शॉट और कुछ नहीं, ठीक। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हम भी हैं गुरु जी, मेरा नाम लीजिए रूपा। चलिए, थैंक यू बाबू। चलो ठीक है स्वीटी कुमारी जी, थैंक यू। अब क्रैश कोर्स में मिलेंगे सभी बच्चे। सर कुछ सवाल भेजे थे, ठीक है आज भेजे होंगे तो व्हाट्सएप पे कॉलिंग सेंटर पे जाके हम देख लेंगे, कुछ सवाल आए होंगे आपके। ठीक, नमस्ते। ठीक है विष्णु कुमार जी, कुछ सवाल आप भेजे हैं, कॉल सेंटर पे जाके हम देख लेंगे, ठीक। जय माँ सरस्वती। सोनी खातून जी, वालेकुम अस्सलाम। फास्फोरस चक्र आप में कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है ना, पर पढ़े हो थोड़ा बहुत, ठीक है। उसमें पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। 10 दिन से मेरा नाम नहीं ले रहे हैं अरविंद बाबू, अच्छा। कल ही भेजे थे, अच्छा कल ही भेजे थे, चलो ठीक है हम पूछ लेंगे, वैसे मुझे बताया नहीं गया, ठीक है ना। चलो, सुबह सुबह श्री कृष्ण जी का नाम, कृष्ण कुमार केसरी जी। चलो, आज भी 3-4 टॉपिक है, ज़्यादा नहीं, कितना होगा आई थिंक 1 2 3 4 5 6 पेज है। चलो 8 पेज है, ज़्यादा नहीं है, पर ख़त्म हो जाएगा जल्दी, क्योंकि कुछ बड़ी बात नहीं है, पहले से आप लोग पढ़ रखे हैं ये सब चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, जैसे मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करोगे रेडिएशन क्या होगा, टावरों से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब प्रदूषण। तो ये आपको लिखने के लिए तो नहीं पूछा है अभी तक एग्जाम में। हाँ, सब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव के इससे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे हैं, ठीक है। रोशन शर्मा जी आपका नाम ले लिए, आज अभी लास्ट में सबका नाम ले लेंगे जितने बच्चे इनरोल हैं, हालांकि सबका तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा उसमें, ठीक। चलो, लिखा है साधारणतया यह समझा जा सकता है कि टेलीविजन एवं कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली कुछ विशेष तरीके की अदृश्य किरणें केवल आंखों की कुछ क्षति पहुंचाती हैं, लेकिन डॉक्टर आइवर मिल्स एवं प्रोफेसर अल्बर्ट का कहना है कि इन अदृश्य किरणों के केवल आंख ही नहीं अपितु सामान्य स्वास्थ्य भी प्रभावित या प्रतिकूल होता है। इन विकिरणों से नेत्र पटल के साथ साथ मस्तिष्क तंतुओं को भी क्षति होता है। कहने का मतलब रेडिएशन के कारण केवल हमारी आंखें ही नहीं क्या बोलते हैं खराब होती हैं, शरीर के सभी अंग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज फिर कह रहा है कि इन विकिरणों से टेलीविजन देखने वाली महिलाओं में 5 से 8% को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। ये वाली लाइन याद रखिएगा, पुरुषों में भी होगा ऐसा नहीं है, पर बुक में केवल महिलाओं के बारे में दिया था तो इसलिए उसको खाली किया गया। सर अगर मासिक धर्म के दौरान दर्द हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? वो नॉर्मल चीज़ है, सबको होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। वो होता इसलिए है कि गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम वाला अंदर वाला आवरण है, जब क्या बोलते हैं इनफर्टिलाइज ओवम उससे बाहर आने की कोशिश करता है तो एसिडिक होने के कारण वो एंडोमेट्रियम वाले लेयर को तोड़ देता है या रप्चर कर देता है, जिसके कारण उस भाग में जो रक्त केशिकाएं होती हैं, धमनी शिराओं के अलावा पतली पतली नलिकाएं, वो टूट जाती हैं, जिससे ब्लीडिंग होने लगता है, और टूटने के कारण ही क्या होता है वहां से सूजन आ जाता है और दर्द होने लगता है, ठीक है ना। तो वो नॉर्मल चीज़ है, उसको लेकर परेशान मत रहिए, ठीक है ना। ठीक है, कबीर राशिद जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, लिखा पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी है कि कंप्यूटर पर कार्य करने वाली गर्भवती महिलाओं में गर्भपात की संघटनाएं कंप्यूटर पर कार्य करने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। कंप्यूटर पर न कार्य करने वाली, कहने का मतलब यह है कि लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, लैपटॉप को तो आप गोद में रख के चला लेंगे, जो भी काम करना होगा कर लेंगे, लेकिन डेस्कटॉप को भी लेके जब सामने बैठते हैं तो उसका नीचे वाला सीपीयू वाला हिस्सा आसपास ही होता है हमारे यूट्रस के या जनन अंगों के खिलाफ। तो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो लैपटॉप को लेकर अपने गोद में चला रहा है तो रेडिएशन के कारण उसकी जनन कोशिकाओं पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण ओवम और स्पर्म की संख्या में भी लगातार क्या होती है, कमी आ जाती है। तो इसी के कहने का मतलब ये है कि मोबाइल को या रेडिएशन लैपटॉप को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेके साथ में हमेशा नहीं घूमना चाहिए, उसको आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें, इससे ज़्यादा उपयोग ना करें, ठीक है ना। चलिए चलिए सर, आप अपने मोबाइल में देखिए सर, भेजे हैं। अच्छा, मेरा नंबर तो नहीं मिला होगा आपको, चलो ठीक है देख लेते हैं।
9 चैप्टर को वन शॉट में ले लेंगे बच्चा, वैसे भी वो आपके सिलेबस से बाहर था न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, पर आप लोग कहेंगे तो उसको जरूर पढ़ाएंगे। दूसरा है भू प्रदूषण, मतलब यहाँ पे मृदा से संबंधित है या उसी को लैंड भी कहते हो। भूमि की भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जिसका हानिकारक प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़ता है अथवा जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हो? भू प्रदूषण कहते हो। मतलब सीधे सीधे कहने का यही है कि मिट्टी इस प्रकार से नष्ट हो रही है या उसका क्षरण हो रहा है जिसके कारण उपजाऊपन क्या हो जाए? कम हो जाए। मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाए? कम हो जाए। जिससे क्या हो? आनंद सर भेजे होंगे, अच्छा ठीक है, आनंद सर भेज के पास देखिए हो, ठीक है, हम पूछ लेंगे आनंद सर से आज, अभी आएंगे मॉर्निंग में ही, ठीक है ना। चलिए ठीक। फिर क्या, जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता भी बढ़ रही है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरक, फर्टिलाइजर, ठीक है ना, मिलाए जाते हैं। पौधों को कीटाणुओं, चूहों, जीवाणुओं तथा परजीवी कवकों से बचाने के लिए डीडीटी, देखो इसका एक बार फुल फॉर्म पूछा है तो इसको याद रखो, डाई क्लोरो डाईफिनील ट्राई क्लोरो इथेन, डीडीटी का ये फुल फॉर्म है, बस इतना याद रखना। वह अन्य कीटाणुनाशक पेस्टिसाइड फसलों पर छिड़के जाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। बस एक क्वेश्चन का मुझे और आंसर दे दो। यहाँ पर लिखा है उर्वरक और एक और अगर हम लिख दे खाद, एक और लिख दे खाद, इन गलत सेलेक्ट हो गया क्या? उर्वरक और खाद, उर्वरक और खाद दोनों में अंतर समझा दीजिए बस। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? चलो उर्वरक और खाद में अंतर बता दीजिए, उसके बाद इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। वीर सीमेन को कहते हो जिसके अंदर स्पर्म पाया जाता है। मतलब अगर किसी पुरुष का नसबंदी हो जाए, वैसेक्टमी हो जाए, तो ये क्वेश्चन पूछता है क्या उसके शरीर में इजैकुलेशन के समय सीमेन बाहर निकलेगा? तो हाँ बिल्कुल निकलेगा। उससे उसकी जनन क्षमता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शारीरिक कमजोरी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके सीमेन में स्पर्म की कोशिकाएं नहीं होती। जब स्पर्म की कोशिकाएं नहीं होती हैं तो उस अवस्था को वीर कहते हो, ठीक है ना, सफेद वाला हिस्सा। ठीक, चलो उर्वरक जो हम घर के कचरे से बनाते हैं, नहीं आप उल्टा बोल गए। उर्वरक रासायनिक होता है जो फैक्ट्रियों में रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि खाद जैविक होता है जिसको हम वस्तुओं को सड़ा गला के बनाते हैं, जैसे गोबर से या पौधे के अन्य किसी भाग से, ठीक है ना। चलो उर्वरक और फर्टिलाइजर में यही अंतर है, ठीक है ना। चलो हाँ ये बात सही लिख रहा हो सलमान जी, चलो आपका आंसर सही था, ठीक। चलो फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं और रासायनिक क्रियाविधि द्वारा बनाए जाते हैं, और उर्वरक जैविक है जो वस्तुओं को सड़ा गलाकर बनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ चलो आप सही लिखने लगे सारे बच्चे। हाँ इस वैसेक्टमी होने पर स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा, पर उसमें सीमेन बाहर आएगा, पर उस सीमेन में स्पर्म नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर लिखा ये पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। इसी प्रकार बहुत से खरपतवारनाशी पदार्थ जैसे 2,4-D, जिसका पूरा नाम ये लिखा हुआ है, तथा 2,4,5-T भी फसलों पर छिड़के जाते हैं। इनमें से बहुत से पदार्थ मिट्टी के मिलकर भूमि प्रदूषण करते हैं, जिससे भूमि की उत्पादन शक्ति क्या होती है? ह्रास हो जाती है, तो नष्ट हो जाती है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। एक इसको याद रख लो 2,4,5-T का फुल फॉर्म, अच्छा यहाँ है सॉरी, ठीक। एक याद रख लो 2,4-D, एक याद रख लो क्या? DDT। ये सब क्या है? कीटाणुनाशक हैं जो फसलों को बचाने के लिए उस पर छिड़के जाते हैं। सर स्कूल में, अच्छा ठीक है चलो। जीन पंजीकरण नहीं होगा बाबू, आई थिंक जीन पूंजीकरण होगा। विभिन्न प्रजातियों के डीएनए से जीन को निकालकर कृत्रिम रूप से तैयार किए गए डीएनए में क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, तो उसी को कहते हो जीन पूंजीकरण, ठीक है ना, गुच्छा बनाना उसका। IVF सेंटर यूज कीजिए यादव जी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके भी तीसरे चैप्टर में जो भी कंडीशन दिए गए हैं वो सब चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो आप उस टाइम पूछिएगा, उस टाइम बता देंगे। चलिए मुकेश जी आप भी हैं। अगला फिर लिखा है ये, अच्छा सॉरी, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक। फिर लिखा कुछ वर्षों के पश्चात रेडियोधर्मी बादल धीरे धीरे पृथ्वी पर बैठने लगे हैं। सभी नाभिकीय विस्फोटों के द्वारा प्रायः 5% स्ट्रॉन्सियम, एक तत्व है, मुक्त होता है, जिससे जल, वायु तथा भूमि का प्रदूषण होता है। यह पास तथा शाखों में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधों में करने का मतलब। और इस प्रकार से यह गाय के दूसरे दूध को देने वाले पशुओं द्वारा तथा मांस द्वारा मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर यह हड्डियों में प्रवेश करके कैंसर तथा अन्य अनुवांशिक रोग उत्पन्न करते हैं। बच्चों को यह रोग हानि पहुंचाता है, जैसे आयोडीन 131 थायराइड की उत्तेजित करता है तथा लसिका गांठों को, रुधिर कणिकाओं व अस्थिमज्जा को नष्ट करके ट्यूमर उत्पन्न करता है। ट्यूमर होने का कारण एक बार और हम आप लोगों को बताए थे। ट्यूमर होने के लिए जिस जीन की आवश्यकता होती है उसे कहते हो प्रोटो उनको जीन, कैंसर वाले में हम लोग पढ़ाए थे, ठीक है ना। हाँ कैंसर वाले में हम पढ़ाए थे। और कैंसर होने के लिए जिस जीन की आवश्यकता होती है उसे कहते हो ओनको जीन, ठीक है ना। चलिए
द्वितीय महायुद्ध में ये लाइन याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 व 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु बम विस्फोट से लाखों मनुष्यों की मृत्यु के अतिरिक्त बहुत से लोग अपंग हो गए और बहुत से रोग उनकी संतति में भी उत्पन्न होने लगे। कहने का मतलब इस पूरे लाइन से आपको सिर्फ इतना, जितना येलो वाला हिस्सा है इतना याद रखिएगा कि पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो बम गिराए गए थे वो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को, ठीक है ना, गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। फोटो ठीक, ठीक है विष्णु कुमार जी, आनंद सर से हम पूछ लेंगे कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। हाँ बायोलॉजी से एक सब्जेक्ट से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर सकते हो। एक सब्जेक्ट तो आपका अपना रहेगा, पर ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए तब, ठीक है ना बच्चा। ठीक है आनंद गुप्ता जी, आप झारखंड से हैं तो देख लिया जाएगा। चलिए ठीक, लिखा पराबैंगनी किरणें या यूवी रेज डीएनए आरएनए के व प्रोटीन को प्रभावित करती हैं। पराबैंगनी विकिरणें के कारण जीरोडर्मा पिगमेंटोसियम नामक तत्व का रोग हो जाता है, जिसे सीजियम उपचारित क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है। 26 अप्रैल सन 1986 में रूस के चिरनोबिल, ये आप घटना देखेंगे तो बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चिरनोबिल स्थित परमाणु शक्ति केंद्र के मानवीय भूल के कारण लगभग 1,35,000 व्यक्तियों को वहां से तुरंत हटाया गया और लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों को सन 1991 तक हटाया गया। लगभग 6.5 लाख व्यक्ति इससे प्रभावित हुए, जिसमें कैंसर, थायराइड, अबुर्द, ठीक है ना, ट्यूमर को कहते हो, मोतियाबिंद तथा प्रतिरक्षा तंत्र को छीड़ होने की संभावना है। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण कई किलोमीटर वातावरण में प्रविष्ट हो गए, मतलब फैल गए, जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए। कहने का मतलब ये हुआ, कमेंट गायब हो रहा है सारे बच्चों का, ठीक है कमेंट आने लगा, ठीक। अभिषेक भारती जी क्रैश कोर्स में रहिएगा, उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है ना। चलो परमाणु बम की बात हो रही है हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है ना। चलिए आप वन शॉट देखिएगा अभिषेक भारती जी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। बस ठीक है, चलो तो आगे फिर लिखा है क्या, जैविक या रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बीओडी कहते हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कितने मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है और कितने मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, इतनी बात, ठीक है ना। तो सह रहा है बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी में कार्बनिक अपशिष्ट तथा पदार्थों की अधिकता से उनके विघटन की दर को ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। कहने का मतलब यदि जल में शैवाल की मात्रा, पौधों की मात्रा, जलीय जीवों की मात्रा ज़्यादा होने लगेगी तो उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। तो जितनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जीवों को। तो जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना, जल में। इसीलिए आप लोग देखते होंगे एक्वेरियम में जो लगाए जाते हैं, घरों के अंदर लगाते हैं शीशे का एक्वेरियम, जिसमें मछलियां वगैरह को पालते हैं, उसमें एक मोटर लगा होता है जो हवा लगातार उस पानी के अंदर डालता रहता है, जिससे क्या होता है जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा लगातार क्या होती है, बनी रहती है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता का सीधा संबंध पानी में कार्बनिक पदार्थों की बढ़ती मात्रा से है। इसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मान या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की उस मात्रा का मापन है जो जल के एक नमूने के वायवीय अपघटकों द्वारा जैव क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में सीधे सीधे ये समझो कि यदि जलीय जीव जल में ज्यादा हैं तो उनको उतनी ही मात्रा में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जितनी मात्रा में उनको ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हो, ठीक। आगे फिर लिखा है, यहां से पढ़ लो, घर की गंदी नाली से निकले गंदे जल का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 200 से 400 ppm, ppm का पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन होता है और 1 लीटर गंदे जल के लिए होता है। तो 1 लीटर गंदे जल में अगर पूछेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू कितनी होती है तो 200 से 400 पार्टिकल पर मिलियन होता है, ठीक है ना। आगे फिर लिखा है औद्योगिक संस्थानों से निकले कचरे या बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान 2500 ppm या पार्ट्स पर मिलियन तक होता है, ठीक। हालांकि अभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। पीने के स्वच्छ जल का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, 1 ppm से कम होना चाहिए। अब पानी में प्रदूषण को व्यक्त करने के लिए रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दूसरा मानक है। सीओडी या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वास्तव में उन कुछ ऑक्सीजन का नाम है जो जल में उपस्थित कुल रासायनिक पदार्थों को क्षयकारी तथा अक्षयकारी के ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है। सीधे सीधे सेक्शन से सिर्फ इतना याद रखो कि पीने योग्य जल का बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होता है, तो वो होता है 1, कहाँ लिखे हो, यहाँ पर 1 ppm होता है,
फिर कह रहा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होता है, तो वो होता है 2500 ppm। एक गंदे जल का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होता है, 200 से 400 ppm होता है, ठीक है ना। सर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो, चलो आज कोशिश करेंगे कि अपलोड हो जाए, थंबनेल बैठ के बनवा लेंगे जाके, ठीक है ना। ब्रेन हमारे शरीर का, खुशी चौधरी जी, एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो तंत्रिका तंत्र को, जैसे स्पाइनल कार्ड को या मेरुरज्जु को हम काटेंगे पीछे से, ठीक है ना, अपने गर्दन की सातों हड्डियों से सर्वाइकल बोन से, वैसे ही ब्रेन कार्य करना बंद कर देता है। इसीलिए ब्रेन को ट्रांसप्लांट करना थोड़ा मुश्किल है, पर 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जो ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने के अलावा जुट गए गर्दन को ट्रांसप्लांट करने के लिए, क्योंकि उसमें गर्दन के हिस्से को काटोगे तो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रही थी। तो उसके लिए उनको क्या हुआ, जेल हो गया। आप पढ़े होंगे, आई थिंक 2019 की घटना है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, मनुष्य जैसे जी रहा है वैसे उसको जीने दिया जाए, ठीक है ना। चलो 1 शॉट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। गुरु जी, यदि पुरुष का शुगर किसी अन्य जीव के यौन में निषेचित कराया जाए तो जन्म की क्रिया होगी। मैमल होगा तो हो सकता है, वैसे नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पीएच वैल्यू की मात्रा हर शरीर में बदलती जाएगी, जिसके कारण वो डिजनरेट हो जाएगा। चलिए, चलो ये सब लिखना नहीं है, बस वैसे एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करने वाला। अगर नोट्स बनाएंगे तभी आपके काम नहीं आएगा उतना, ठीक। चलो इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं था। चलो मुकेश कुमारी जी, जिसका जो भी क्वेश्चन हो क्रैश कोर्स से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड, उसका समाधान अभी हम 3-4 मिनट में भी कर रहे हैं, मतलब सवालों का जवाब दे दे रहे हैं कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है ना। और 1 शॉट, और इसका ऑब्जेक्टिव कर ले लेंगे, और 1 शॉट मंडे से आने लगेगा। चलो बताओ, चलो हाँ, तीनों सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स का बुक अलग अलग है। चलो, आर्ट तो वैसे भी बदला जाता है, ट्रांसप्लांट होता है, पढ़ते ही होंगे। चलो कंफर्म है। क्लैटोरिस वो एक प्रकार का जनन अंग है जो मनुष्यों के पेनिस के समान होता है स्त्रियों में। ऐसा माना जाता है कि जब कोई बेबी मम्मी के यूट्रस या गर्भाशय में होता है तो अगले पर पहले 1 महीने तक उसकी शारीरिक संरचना ना तो लड़कों की होती है ना तो लड़कियों की होती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने के कारण क्लाइटोरिस ही बड़ा होकर पेनिस हो जाता है, और अगर वो लड़की होती है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, जिससे वो फीमेल में बनी रहती है, ठीक है ना। चलिए, चलो वो सारे चैप्टर रिवीजन हो जाएंगे डीएनए वाले, ऐसे क्या कह रहा हूँ। चलो बताओ, क्रैश कोर्स में एनरोल जरूर होइए, क्योंकि उसमें सिर्फ देखो क्वेश्चन आंसर टाइप पढ़ाना है, थियरी तो पढ़ाना ही है, पर उसमें प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। अगर आपको सारा सब्जेक्टिव याद हो बढ़िया से हो, पर आपके क्वेश्चन आंसर सीरीज खराब हो, लिखने का तरीका ना पता हो, तो वो पूरी तरीके से आपके लिए बेकार है, ठीक है ना। डीएलए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ठीक है ना। चलो, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक क्रिया है। चलिए, अच्छा ठीक है माधवी कुमारी जी, मेरे फ़ोन में तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से मेरे फ़ोन में कमेंट बंद है। ppm पार्टिकल पर मिनट, ठीक है ना, पार्टिकल को कह रहा हूँ, कितने पार्टिकल होते हैं ऑक्सीजन के, उसकी बात हो रही है। बुक चला गया छपने को, जब भी आ जाएगा तभी लॉन्च कर देंगे, उसमें क्या है, रिव्यू भी हो गया। फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मानव की आधी संख्या नष्ट हो जाए तो, ठीक है ना। फिगर वाली क्लास आएगी, वो पहले हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। किस बात पे गुस्सा आ रहा है विष्णु कुमार जी। बाइलिंगुअल है बुक। चलो, लैक्टिक अम्ल हानि भी होता है, नहीं, दूध में पाया जाता है। वाई, ऑटोगैमी क्या है, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हो। जब एक पुष्प से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो। लैक ओपेरान है, वो डीएनए में पाया जाता है, ठीक है ना सोनू कुमार जी। टीआरएनए और यस आरएनए कहाँ से आ गया, ट्रांसफर आरएनए और यम आरएनए होना चाहिए था, या आर आरएनए होना चाहिए। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 8 से क्रोमोसोम में बढ़ जाती है, ट्राइसोमिक अवस्था आ जाती है। और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, मतलब 45 हो जाती है, उसमें मोनोसोमिक अवस्था आ जाती है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तबीयत ठीक है उनका, सर की मम्मी का, कोई बात नहीं। एक दिन में अगर निशा कुमारी जी 2 ही क्वेश्चन बना पाते हैं बायोलॉजी का, तो अभी आपके पास कितने महीने हैं, सोचिए, ये चीज़ आप कंटिन्यू रखेंगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। मेंडल के 3 नियम, प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ऐसे करके है। चलिए,
चलो कल ऑब्जेक्टिव लेके उसके बाद परसों से वन शॉट पे आते हैं, ठीक। चलो कल मिलते हैं उसके बाद। बाय, गुड नाइट। आखिरी मुलाकात कल संडे है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूँ आपके प्यारे इस प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है